नमस्कार मित्रों, हम मध्य प्रदेश MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की हिंदी विषय पर बात कर रहे हैं इसकी सिलेबस के अनुसार। और इस सिलेबस में इकाई 9 है, जिसके अंतर्गत कुछ कविताएं थीं जो मध्य प्रदेश के प्रमुख कवियों के द्वारा लिखी गई हैं, जिनको हमने पूरा कर लिया है लगभग। और अब हम रमेश चंद्र शाह की डायरी विधा पर लिखी गई रचना है अकेला मेला, उस पर बात करेंगे। रमेश चंद्र शाह एक बहुत अच्छे उपन्यासकार, कहानीकार, कविताकार, निबंधकार और आलोचक भी रहे हैं, और अभी वर्तमान में भोपाल में ही रहते हैं। तो अब हम उनकी रचनाओं पर बात करें, इससे पहले उनका जीवन परिचय हम देख लेते हैं। रमेश चंद्र शाह एक भारतीय कवि, उपन्यासकार, आलोचक और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचनाकार हैं। विनायक के लेखक हैं। उन्हें 2004 में भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उनका जन्म 1937 में अल्मोड़ा उत्तराखंड अल्मोड़ा उत्तराखंड भारत में हुआ था। इनका पेशा है लेखक हैं। इनकी जीवनी के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। एक मध्यम आर्थिक साधन और शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1960 में उसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने थीसिस येट्स एंड एलियट पर्सपेक्टिव ऑन इंडिया पर डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। ये पूछा जा सकता है, उनके जो विषय है थीसिस का, वो पूछा जा सकता है, नेट में ज़रूर पूछा जा सकता है। येट्स एंड एलियट पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडिया पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है, और यह आगरा यूनिवर्सिटी से प्राप्त करी है। उन्होंने बाड़ेछीना उत्तरांचल में हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। बाद में भोपाल जाने से पहले मध्य प्रदेश की सीधी और पन्ना छोटे शहरों में दूर दराज के कॉलेजों में पढ़ाया। 1997 में हमीदिया कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य के HOD के रूप में, जो विभागाध्यक्ष होते हैं, उसके रूप में वे सेवानिवृत्त हुए हैं हमीदिया कॉलेज में। जिसके बाद उन्होंने 2000 तक भारत भवन द्वारा स्थापित निराला पीठ सृजन पीठ की अध्यक्षता की है। वर्तमान निराला सृजन पीठ के जो अध्यक्ष हैं, निदेशक हैं, वे हैं डॉक्टर साधना बलबटे। ये GK का क्वेश्चन हो सकता है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। शाह को कविताओं, लघु कथाओं, यात्रा वृत्तांत, निबंध और उपन्यासों से बनी कई पुस्तकों का श्रेय दिया जाता है। उनका पहला उपन्यास गोबर गणेश, जो कि अल्मोड़ा के मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन पर आधारित था, यह विषय हो सकता है। गोबर गणेश का विषय क्या है? गोबर गणेश का विषय है अल्मोड़ा के मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन पर आधारित है। ये 2004 में आया था। विनायक 2011 में आया है इनका जो उपन्यास है। इनके पहले उपन्यास के विस्तार ने इन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया। पहले उपन्यास के आधार पर गोबर गणेश जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनके लिए। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री के नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। शाह और पुस्तकें भी हैं इनकी, ये हम पढ़ लेते हैं। कुछ उपन्यास हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा। पहला है गोबर गणेश, दूसरा है किस्सा गुलाम, तीसरा है पूर्वापर, चौथा है आखिरी दिन, पांचवा है पुनर्वास, और आप कहीं नहीं रहते विभूति बाबू, छठवां उपन्यास है आप कहीं नहीं रहते विभूति बाबू, सातवां है विनायक। लघु कथा संकलन में है इनकी 6 रचनाएं हैं मुख्य रूप से।
जंगल में आग, मोहल्ले में रावण, मानपत्र, रंगमंच, प्रतिनिधि कहानियाँ, कथा सनातन। कविताओं में है इनकी 6-7 रचनाएं हैं मुख्य रूप से। कछुए की पीठ पर, हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती आई, प्यारे मुचकुंद को, देखते हैं शब्द भी अपना समय, चाक पर समय और बहुवचना। निबंध में है इनके जो मुख्य निबंध हैं, निबंध संग्रह हैं, रचना के बदले, शैतान के बहाने, आदमी का पेड़ा, पढ़ते पढ़ते, स्वधर्म और कालगति। स्वधर्म और कालगति आप याद रखिएगा। हिंदी की दुनिया में, पैतृक आवाज़ें। नाटकों में है मारा जाई खुसरो, मटिया बुर्ज, ये इनके नाटक हैं। और अन्य में यात्रा वृत्तांत है मेरे साक्षात्कार, और एक यात्रा वृत्तांत कौन सा है, एक लंबी छां। तो ये प्रमुख रूप से इनकी रचनाएं हैं। और अब हम इनकी अकेला मेला डायरी विधा पर जो लिखी गई रचना है वो उस पर हम प्रमुख रूप से बात कर लेते हैं। ये जो हमने PDF तैयार की है, एक वेबसाइट है मुख्यांश, उससे ली है। आप जा सकते हैं मुख्यांश की वेबसाइट पर और उसे पूरा पढ़ सकते हैं। अब हम मुख्य मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। इन्होंने जो जो लिखा है, दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर्ग दोनों के एकीकरण का यत्न ही साहित्य है। दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर्ग दोनों के एकीकरण का यत्न ही साहित्य है। एलियट ने एक बड़ी मार्मिक बात कही थी कि अपने व्यक्तित्व से उभरना चाहने का, यानी इस उभरने की छटपटाहट का एक कवि के लिए क्या अर्थ होता है, यह वही जान सकता है जिसके पास व्यक्तित्व हो। जितना समृद्ध और जितना शक्तिशाली वह व्यक्तित्व होगा। मनुपुत्र को निशंक भाव से इड़ा के हाथों में सौंपने वाला कवि मननशील और निर्भय कर्म के विश्वास से प्रेरित है। वह तो यूरोपीय डिसइनहेरिटेड माइंड का इच्छित चिंतन है, ना उधार खाते का प्रगतिवाद। यह जयशंकर प्रसाद ने कामायनी जो लिखी है उसके ऊपर कहा है उन्होंने, रमेश चंद्र शाह ने। जान पहचान के लोगों से कतरा कर निकल जाना आसान नहीं होता। ये बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य है, ये पूछा जा सकता है। पुस्तक में उल्लेखित मिनोचा साहब का कथन, भारत का शिक्षक वर्ग सिर्फ वेतन बढ़वाने के लिए एकजुट होकर आंदोलन करता है और वह भी एक ही पार्टी के झंडे तले, इससे ज़्यादा शर्मनाक और आत्महीन आचरण क्या हो सकता है, मैं नहीं जानता। आपका वेतन चाहे जितना बढ़ जाए, अपने समाज में आपको वह रुतबा कभी हासिल नहीं होगा जो अफसरों या विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को हासिल है। सारे मूल्य विपर्यय की जड़ में अपना यह सामाजिक आर्थिक ढांचा है जो असमानता पर ही टिका हुआ है और उसी का पोषण करने वाला है। समाजवादी साम्यवादी सारे नारे खोखले हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। समाजवादी साम्यवादी सारे नारे खोखले हैं। निर्मल वर्मा ने कहा, कवि या उपन्यासकार को तो यह हक है कि वह जिसे पसंद ना करे उसे ना पढ़े, मगर आलोचक को यह छूट नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आलोचक को क्या छूट नहीं है? कवि या उपन्यासकार को तो यह हक है कि वह जिसे पसंद ना करे उसे ना पढ़े, मगर आलोचक को यह छूट नहीं। अगला बिंदु है, यह सवाल खड़ा किया कि क्या कारण है कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध की महत्वपूर्ण कविता तो अपने समय की सारी बौद्धिक उथल पुथल को प्रयोगशीलता के बूते घुला सकी, पचा सकी अपनी नई से नई और जटिल से जटिल संरचनाएं खड़ी करके, जैसे एलियट का वेस्टलैंड या पाउंड का कैंटोज। मगर आज सदी के उतार पर जब जानकारियों का आतंक कई गुना बढ़ता जा रहा है, तब उसका वैसा जवाब दे पाने में कविता अक्षम प्रतीत हो रही है। निर्मल वर्मा ने लेखक से क्या कहा है, ये बताया है कि यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या कारण है कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की महत्वपूर्ण कविता तो अपने समय की सारी बौद्धिक उथल पुथल को प्रयोगशीलता के बूते घुला सकी, पचा सकी और अपनी नई से नई और जटिल से जटिल संरचनाएं खड़ी करके, जैसे एलियट का वेस्टलैंड, पाउंड का कैंटोज। मगर आज सदी के उतार पर जब जानकारियों का आतंक कई गुना बढ़ता जा रहा है, तब उसका वैसा जवाब दे पाने में कविता अक्षम प्रतीत हो रही है।
बड़ी बौद्धिक घटनाओं से बड़ी साहित्यिक प्रतिभाएं एक उपजाऊ रिश्ता बना लेती हैं। बड़ी बौद्धिक घटनाओं से बड़ी साहित्यिक प्रतिभाएं एक उपजाऊ रिश्ता बना लेती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। मगर आज बड़े विचारों का युग नहीं है। छुटपुट शोध सनसनियाँ हैं, विज्ञान की या फिर टुच्ची राजनीति है। दर्शन भी सिकुड़ता गया है और काव्य भी। निर्मल जी का यह भी कहना है कि कला रूप तो वैश्विक होते हैं किंतु कलात्मक सत्य नहीं। निर्मल वर्मा क्या कह रहे हैं शाह जी से? कला रूप तो वैश्विक होते हैं किंतु कलात्मक सत्य नहीं। वे विशिष्ट भाषा में ही अवतरित साकार होते हैं, इसलिए इस भाषा की रक्षा करनी होगी यदि हमें अपने इस विकराल समय में कला और मनुष्य की गरिमा को बचाए रखना है तो। अगला बिंदु है, एक संपूर्ण आत्मा होती है और एक आंशिक मैं। उन्मेष के क्षणों में जो संपूर्ण है वही अपने अंश पर उतर आता है, उसे आविष्ट कर लेता है। वह समग्र जिसमें हमारे सारे अनुभव और संस्कार समवर्ती होकर हमारी पहुँच में आते हैं। यह बात अज्ञेय ने कही है। इसको पुनः पढ़ें। एक संपूर्ण आत्मा होती है और एक आंशिक मैं। उन्मेष के क्षणों में जो संपूर्ण है वही अपने अंश पर उतर आता है, उसे आविष्ट कर लेता है। वह समग्र जिसमें हमारे सारे अनुभव और संस्कार समवर्ती होकर हमारी पहुँच में आते हैं। अगला बिंदु है, अज्ञेय के शब्दों में जीव मात्र की किसी भी अनुभूति के साथ एक जो वृत्त संरचना अपनी गूंज और अनुगूंज देती है वह हर किसी के जीवन में हर घटना के साथ अलग होती है। साहित्यकार जो एक सा है उसे आधार मानकर उस पर खड़े होकर जो हर चरित्र के लिए अद्वितीय है उसकी पहचान करता है। जिसको वह पहचान होती है वह भी उस पहचान के बाद थोड़ा बदल जाता है। अगला बिंदु है, अज्ञेय स्वीकार करते हैं कि समाजशास्त्र और नृतत्व के अध्ययन ने संस्कृति पर परंपरा के बारे में हमारे चिंतन को काफ़ी विस्तार दिया है। मार्क्सवादी चिंतन के साथ इन क्षेत्रों में जो गैर मार्क्सी चिंतन हुआ है वह भी हम तक पहुंचता रह सका है। अपना अनुभव बताते हुए वे कहते हैं, कौन कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं, स्वयं अपनी बात कहूँ तो इस संबंध में मार्क्सवादी चिंतन को अपर्याप्त मानकर ही मैंने दूसरी दार्शनिक परंपराओं का भी अध्ययन किया और फिर उन सबको एक तरफ रखकर भारतीय चिंतन धाराओं से परिचय पाने का भी प्रयत्न किया। अगला बिंदु है, इस पुस्तक में मनुभाई पंचोली का कथन उन्होंने गांधी जी के विचारों और कार्यक्रमों को दो हिस्सों में बांटा है। एक काल सार्थक विचार और दूसरा कालातीत शाश्वत उपयोगिता का विचार। किन दो भागों में बांटा है? मनुभाई पंचोली का कथन है गांधी जी के विचारों और कार्यक्रमों को दो भागों में बांटा है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक काल सार्थक विचार, दूसरा कालातीत शाश्वत उपयोगिता का विचार। असत्य संगठित हो तो भी उसकी पराजय अंततः निश्चित है, किंतु सत्य को भी संगठित होना चाहिए, तभी उसकी विजय सुनिश्चित होगी। ऐसा उन्होंने एक पाश्चात्य विचारक यहूदी प्रोफेसर के साथ हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। मनुभाई का ही फिर से कथन है, जटिलता जितनी मात्रा में बढ़ती है उसी अनुपात में सच्ची सरलता का इम्पैक्ट पड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। जटिलता जितनी मात्रा में बढ़ती है उसी अनुपात में सच्ची सरलता का इम्पैक्ट पड़ने की संभावना भी बढ़ती जाती है। गांधी जी का कथन, इस देश का कठोर हृदय बुद्धिजीवी मेरे जीवन का सबसे लंबा दुस्वप्न रहा है, यही सब समस्याओं की जड़ है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस देश का कठोर हृदय बुद्धिजीवी मेरे जीवन का सबसे लंबा दुस्वप्न रहा है, यही सब समस्याओं की जड़ है। अगला बिंदु है, महात्मा गांधी के हिंदी स्वराज को विद्यानिवास मिश्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बीज ग्रंथ या मैनिफेस्टो कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है। हिंद स्वराज को विद्यानिवास मिश्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बीज ग्रंथ या मैनिफेस्टो कहा है। किसने?
किसने कहा है? विद्यानिवास मिश्र ने कहा है। और किसको कहा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बीज ग्रंथ, तो उत्तर है हिंद स्वराज, जो कि गांधी जी ने दिया था। रमेश चंद्र शाह लिखते हैं, मेरे ख्याल से श्री अरविंद का फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, जो एक बहुत भिन्न ढंग से लिखी गई पुस्तक है, वह भी इस श्रेय की हकदार है, हिंद स्वराज की परिपूरक सी। रमेश चंद्र शाह लिखते हैं, मेरे ख्याल से श्री अरविंद मेरे ख्याल से श्री अरविंद का फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ये पूछा जा सकता है कि रमेश चंद्र शाह ने किस फाउंडेशन की बात की है? अरविंद जी के, महर्षि अरविंद के फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, जो एक भिन्न ढंग से लिखी गई पुस्तक है। ये पुस्तक लिखी गई है अरविंद जी के द्वारा, जे एक भिन्न ढंग से लिखी गई पुस्तक है। वह भी इस श्रेय की हकदार है, हिंद स्वराज की परिपूरक सी। कुछ मुद्दे इस बीज ग्रंथ के, हमारी स्थितिशीलता गुण है, दोष नहीं। अनुभव से हमें जो ठीक लगा है उसे हम क्यों बदलेंगे? बहुत से अक्ल देने वाले आते जाते रहते हैं, पर हिंदुस्तान अडिग रहता है, यह उसका लंगर है। अगला है, ऐसी सभ्यता जहाँ हो वहाँ जो आदमी फेरफार करेगा उसे आप दुश्मन समझिए। जिन लोगों के नाम पर हम बात करते हैं उन्हें हम पहचानते नहीं, न वे हमें पहचानते हैं। अगला है, अंग्रेज़ अगर अपनी सभ्यता के साथ रहना चाहें तो उनके लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं है, ऐसी हालत पैदा करना हमारे हाथ में है। अगला बिंदु है, उपर्युक्त पर आपत्ति उठाते हुए जब पाठक कहता है अंग्रेज हिंदुस्तानी बने, यह नामुमकिन है, तो यह संपादक कहता है हम पहले अपना घर साफ करें, फिर रहने लायक लोग ही उसमें रहेंगे, दूसरे अपने आप चले जाएंगे। यह भी कि हमने उनकी सभ्यता अपनाई है, इसलिए वे यहाँ रह रहे हैं। जब पाठक तवारीख की दुआई देता है, संपादक कहता है हिंदुस्तान का बल दूसरे किस्म का है, असाधारण है, इसलिए दूसरी तवारीखों से हमारा कम संबंध है। भाषा को लेकर गांधी जी की यह बात आज कितनी कारुणिक और भयानक विडंबना से भरी लग उठती है। हमारे विचार प्रकट करने का ज़रिया है अंग्रेजी, और ऐसा लंबे अरसे तक चला तो मेरा मानना है कि आने वाली पीढ़ी हमारा तिरस्कार करेगी, उसका श्राप हमारी आत्मा को लगेगा। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, हमारे विचार प्रकट करने का ज़रिया है अंग्रेजी, और ऐसा लंबे अरसे तक चला तो मेरा मानना है कि आने वाली पीढ़ी हमारा तिरस्कार करेगी। अंग्रेजी शिक्षा पाए लोगों ने प्रजा को ठगने में, उसे परेशान करने में कुछ भी नहीं उठा रखा। अगर आज हम अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग उसके लिए कुछ करते हैं तो हम पर उसका जो कर चढ़ा है उसका थोड़ा सा हिस्सा अदा करते हैं। राष्ट्र की हाय अंग्रेज़ों पर नहीं, हम ही पर पड़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार और पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी शिक्षा पाए लोगों ने प्रजा को ठगने में, उसे परेशान करने में कुछ भी नहीं उठा रखा। अगर आज हम अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग उसके लिए कुछ करते हैं तो हम पर उसका जो कर्ज चढ़ा है उसका थोड़ा सा हिस्सा अदा करते हैं। राष्ट्र की हाय अंग्रेज़ों पर नहीं, हम ही पर पड़ेगी। धर्म को लेकर हिंदुस्तान की भूमि में नास्तिक पनप नहीं सकते, तथा धर्म के आचार्य दंभी और स्वार्थी हैं। यह दो बातें एक साथ गांधी जी कह सकते थे, गांधी जी ही कह सकते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों कथन महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान की भूमि में नास्तिक पनप नहीं सकते और धर्म के आचार्य दंभी और स्वार्थी हैं, ये दोनों बात गांधी जी ही कह सकते थे। एक अद्भुत रूपक हिंदुस्तानी सागर के किनारे पर ही मैल जमा है, उस मैल से जो गंदे हो गए हैं उन्हें साफ़ होना है, बाकी करोड़ों लोग तो असली रास्ते पर ही हैं। गरीब हिंदुस्तान तो गुलामी से छूट जाएगा, लेकिन अनीति से पैसे वाला बना हिंदुस्तान गुलामी से कभी नहीं छूटेगा। अंग्रेज़ों से अगर आप अपनी सभ्यता को, जो सचमुच बिगाड़ करने वाली है, छोड़कर अपने धर्म की छानबीन करेंगे तो आपको लगेगा हमारी मांग ठीक है। इस ढंग से आप रहेंगे तो हमें जो थोड़ा सीखना है वह हम आपसे सीखेंगे, हमसे आपको जो सीखना है वह आप सीखेंगे, मगर
यह तभी होगा जब हमारे संबंध की जड़ धर्म क्षेत्र में जमे। रमेश चंद्र शाह मानते हैं कि आज्ञे पर गुरजेफ का खासा प्रभाव पड़ा होगा युवावस्था में। रमेश चंद्र मानते हैं कि आज्ञे पर गुरजेफ का खासा प्रभाव पड़ा होगा उनकी युवावस्था में। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। किसका? रमेश चंद्र शाह के अनुसार आज्ञे पर किसका प्रभाव पड़ सकता है, पड़ा होगा, यह पूछा जा सकता है। गुरजेफ के कथन का रमेश चंद्र शाह द्वारा हिंदी अनुवाद यह है: खारा नहीं चाहते तो माधुर्य भी नहीं मिलेगा। वह रसातल में है इसलिए कि तुम शिखर पर हो। अगर कोई भी आदमी कायर है तो इससे साबित होता है उसमें इच्छा शक्ति का अभाव नहीं। सत्य वह चीज़ है जो तुम्हारी अंतरात्मा को संकटों से सुरक्षा और शक्ति प्रदान करती है। अंधेरे में एक जूं तक बाघ से ज़्यादा डरावनी हो सकती है। जिसका व्यक्तित्व आत्मचेतस है उसे ना ईश्वर की ज़रूरत है ना शैतान की। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। जिसका व्यक्तित्व आत्मचेतस है उसे ना ईश्वर की ज़रूरत है ना शैतान की। सुखी है वह मनुष्य जिसे अपने असुख की चेतना नहीं, खबर नहीं। आग पानी को खौला सकती है पर पानी आग को बुझा सकता है। अगर तुम पहले नंबर पर हो तो तुम्हारी पत्नी दूसरे नंबर पर रहेगी। अगर पत्नी को प्रथम रहना है तो बेहतर है तुम अपने को सिफर बना लो, तभी घर में चैन रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसिद्धि की दरकार है तो पत्रकारों से दोस्ती करो। चैन की नींद चाहिए तो पत्नी से दोस्ती गांठो। अपनी आर्थिक आस्था खोने की इच्छा हो तो पादरियों से दोस्ती करो। कुछ बिंदु और हैं। स्वप्न में कुछ भी न तो असंगत रखता है न असंभव। क्षण मात्र में पूरा दिन बीत जाता है बल्कि बरसों बीत जाते हैं। समय का और जगह का, दूर पास का कोई मतलब नहीं रहता। सब कुछ सब जगह एक साथ मौजूद है और अगर वह सब अनर्गल है, एब्सर्ड है, तो उसकी क्या गारंटी है कि जागृति की दुनिया जैसी हमारी इंद्रियों को और मन को भासती है वही सत्य है। सपना देखने वाली भी हमारी चेतना है और जागृति का जीवन भी चेतना ही का एक ही खेल है। तो कौन सा खेल सच माने, या फिर ये दोनों ही सच नहीं है? सच और सच चेतना की कोई तीसरी या चौथी अवस्था है। यूँ निर्मल जी इतने शालीन स्वभाव वाले हैं कि जिसे सचमुच नापसंद करते हैं उसे भी महसूस नहीं होने देंगे कि कभी अपनी असुविधा, क्षमा कीजिए फिर से पढ़ते हैं। यूँ निर्मल जी इतने शालीन स्वभाव वाले हैं कि जिसे सचमुच नापसंद करते हैं उसे भी महसूस नहीं होने देंगे कभी अपनी असुविधा। मगर मुझे लगता है उस दूसरे को तो महसूस कर ही लेनी चाहिए कि वह विघ्न पहुंचा रहा है उनके एकांत में, खासकर जब वह दूसरा स्वयं एक लेखक है। निर्मल वर्मा ने एक लेख में लिखा है, मनुष्य क्या है? इस प्रश्न को अनेकानेक स्तरों पर सभी विधाओं में उघाड़ा गया, किंतु व्यक्ति क्या है, इस प्रश्न के साथ पहली मुठभेड़ उपन्यास ने ही की। उपन्यास की पीड़ा व्यक्ति की प्रसव पीड़ा है। उपन्यास की पीड़ा व्यक्ति की प्रसव पीड़ा है। यह निर्मल वर्मा ने कहा है। रमेश चंद्र शाह जी लिखते हैं अपनी डायरी में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उपन्यास की पीड़ा व्यक्ति की प्रसव पीड़ा है। हेगल ने उपन्यास को आधुनिक मध्यम वर्ग का महाकाव्य कहा है। किसने कहा है आधुनिक मध्यम वर्ग का महाकाव्य उपन्यास को? हेगल ने। पर जिस समूचे मनुष्य की विराटता को एपिक कहते थे वह बुर्जुआ समाज तक आते आते खंडित व्यक्तित्वों के में इतने भयानक ढंग से बिखर गया है कि उपन्यास उसे केवल नॉस्टैल्जिक क्षणों में पकड़ पाता है। उपन्यास पूर्णतः सेकुलर विधा है। यहाँ सब कुछ व्यक्ति के स्वायत्त और स्वेच्छाचारी निर्णयों पर निर्भर है। यह रमेश चंद्र शाह ने कहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। उपन्यास पूर्णतः सेकुलर विधा है। यहाँ सब कुछ व्यक्ति के स्वायत्त स्वेच्छाचारी निर्णयों पर निर्भर है। अगला बिंदु है, व्यक्ति के इस अराजक संसार का तर्क काफका में चरम तक पहुँचता है। वह अंतिम उपन्यासकार था जो मनुष्य की अनैतिक, एमोरल और सेक्युलर सीमाओं को अतिक्रांत करना चाहता था एक सर्वव्यापी नियम और प्रेम के वैध संसार में प्रवेश करने हेतु, किंतु वह उस सीमांत पर मार डाला गया। यही से उपन्यास की मृत्यु का नारा उछला, जो व्यक्ति की मृत्यु की भी घोषणा में परिवर्तित हुआ। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है फ्रेंच काफका के बारे में। व्यक्ति के इस अराजक संसार का तर्क काफका में चरम तक पहुंचता है। वह अंतिम उपन्यासकार था जो मनुष्य की अनैतिक, इमोरल
और सेक्युलर सीमाओं को अतिक्रांत करना चाहता था, एक सर्वव्यापी नियम और प्रेम के वैध संसार में प्रवेश करने हेतु, किंतु वह उस सीमा पर मार डाला गया। यहीं से उपन्यास की मृत्यु का नारा उछला। उपन्यास की मृत्यु का नारा कब उछला? जब फ्रेंच काफका की मृत्यु हुई, जो व्यक्ति की मृत्यु की भी घोषणा में परिवर्तित हुआ। स्पेनिश विचारक आर्तेगा गास्से ने यूरोपीय व्यक्ति के मास मैन अर्थात भीड़ का आदमी में कायाकल्प कापातरण की प्रक्रिया का साक्षात किया। रेनेसांस युग के महानायक के विद्रूप सरीखा दास्ताएव्स्की में से कामू तक की यात्रा, नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड का चरित्र नायक अपने अंधेरे तहखाने में निर्वासित अजनबी था, तो कामू का दिन दहाड़े अपने चरम औसत पन में उगड़ा हुआ। पश्चिमी सभ्यता में व्यक्ति की यह ऐतिहासिक परिणति अनिवार्य थी, इसलिए कि वहाँ ईगो, अहम और सेल्फ आत्मन के बीच कभी भी स्पष्ट विवेक उपलब्ध और चरितार्थ नहीं हुआ। यहीं पर सॉलवेलो का उपन्यास हरजोग की कुंजी सरीखी अर्थवत्ता उजागर होती है। अगला बिंदु है, यूरोपीय उपन्यास की अहम आक्रांत दुनिया से निकलकर यदि हम मनुष्य के भारतीय संस्करण में आत्मन संस्कार में प्रवेश करें तो हम मानव इकाइयों की दुनिया से निकलकर संबंधों की दुनिया में प्रविष्ट हो जाते हैं। यहाँ निर्मल की समझ में एक अन्योन्याश्रय की स्थिति है। मनुष्य सृष्टि के केंद्र में नहीं है, वह सिर्फ रिलेटेड है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। मनुष्य सिर्फ सृष्टि के केंद्र में नहीं है, वह सिर्फ रिलेटेड है, दूसरों से जुड़ा हुआ, वह स्वायत्त इकाई भी नहीं उस तरह है। आगे के लिए रमेश चंद्र शाह क्या बोलते हैं, लिखते हैं, मैंने उनसे यह भी कहा कि वात्स्यायन जी और किसी के साथ मुझे ऐसा नहीं लगा, पर आपके बारे में मुझे अक्सर लगता है कि काश आपसे मेरा संपर्क पहले अपेक्षाकृत युवा दिनों में हो गया होता। किसके बारे में कह रहे हैं? यज्ञ के बारे में कह रहे हैं। मेरे कवित्व को जगाने के लिए मुझे अपने ही भाव जगत को लेकर आत्मविश्वास प्राप्त करने में आपकी भूमिका जितनी उत्प्रेरक सरीखी होती, उतनी और किसी की नहीं हो सकती थी। अपनी भावनाओं का सही विवेचन सही वक्त पर ना हो पाना कितना गांठ उपजाने वाला होता है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। सही भावना का सही विवेचन सही वक्त पर ना हो पाना कितना गांठ उपजाने वाला होता है। अगला बिंदु है, पढ़ना भी बहुत गहरी ज़रूरत और प्रेरणा से ही होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। येट्स हमें बताता है, जो दुनिया के साथ शांत किंतु खुद अपने साथ युद्धरत रहते हैं, किंतु दांते ऐसा शख्स था जिसे दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ता था। दांते एक ऐसा शख्स था जिसे दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ता था। यहीं पर येट्स की एक सुप्रसिद्ध सूक्ति उभरती है, जिसके अनुसार जब हम दुनिया में यानी दूसरों से झगड़ते हैं तो सिर्फ रेटरिक उपजाते हैं और अपने साथ झगड़ते हैं तो कविता रचते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद करिएगा। जब हम दुनिया से यानी दूसरों से झगड़ते हैं, सिर्फ रेटरिक वाग्मिता उपजाते हैं और अपने साथ झगड़ते हैं तो कविता रचते हैं। अपने साथ झगड़ने पर हम कविता रचते हैं, येट्स ने कहा है। सूक्ति है उसकी। एलियट ने बाकायदा 2 बरस हार्वर्ड में उस वक्त के एंडोलॉजिस्टों में अग्रणी प्रोफेसर लेनमन से संस्कृत सीखी थी। किसने? एलियट ने। जबकि येट्स को न केवल संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं था, बल्कि भारतीय दर्शन का भी उसने वैसा विधिवत अध्ययन नहीं किया था जैसा एलियट ने। अज्ञे के अनुसार स्वाधीनता ऐसी चीज़ है जो निरंतर आविष्कार, शोध और संघर्ष मांगती है। यहाँ तक कि उस शोध और संघर्ष को स्वाधीनता का सार तत्व कह सकते हैं। स्वाधीन होना अपनी चरम संभावनाओं की संपूर्ण उपलब्धि के शिखर तक विकसित होना है। पर कोई भी व्यक्ति अपनी चरम संभावना को ऐसे ही परिवेश में पा सकता है जिसमें दूसरे भी अपनी चरम संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए समान रूप से स्वाधीन हों। और ठीक यही पर
स्वाधीनता का ऐसा बोध मानव तपस्या की यंत्रणा बन जाता है, क्योंकि वह मानव मात्र की समान स्वाधीनता के प्रयत्न की अनिवार्यता बन जाता है। स्वाधीनता की सच्ची कसौटी मैं नहीं ममेतर है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये इस वाक्य की। स्वाधीनता की सच्ची कसौटी मैं नहीं ममेतर है। इतना तो अब स्पष्ट हो चुका है कि विज्ञान हमें जिस ज्ञान को देने का दावा करता है वह सार तत्व का ज्ञान न होकर मात्र शुद्ध संरचना का ज्ञान है। तब यह कहना कि मनुष्य के लिए और किसी भी प्रकार का ज्ञान संभव या उपयोगी नहीं एकदम झूठा और अनुभव विरोधी होगा। जयदेव सेठी की पुस्तक पढ़ गया। गांधी की प्रासंगिकता, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। गांधी की प्रासंगिकता किसने लिखी है? जयदेव सेठी ने लिखी है। इसके प्राकथन में जयप्रकाश जी ने कुछ दो टूक बातें रखी हैं जो माननीय हैं, बिंदु हैं। किसकी? गांधी की प्रासंगिकता की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी इन्होंने गिनाए हैं। इसमें लिखा है, नेहरूई उदारवाद और मार्क्सवाद के प्रभाव में पले पुसे बुद्धिजीवी हक्के बक्के हो गए हैं। उन्हें अब ऐसे मॉडल की ज़रूरत महसूस होने लगी है जो स्वदेशी हो, आज की दुनिया का सामना कर सके और भारतीय परंपरा के उत्तम तत्वों का इस्तेमाल कर सके, सिर्फ जिनके ज़रिए ही यहाँ की जनता को राजनीतिक आर्थिक विकास का साझीदार बनाया जा सकता है। गांधी जी के सही अध्ययन के लिए अंतरशास्त्रीय पद्धति का दृष्टिकोण आवश्यक है। नई बात है ना ये? है ना ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। गांधी जी के सही अध्ययन के लिए अंतरशास्त्रीय पद्धति का दृष्टिकोण आवश्यक है। नेहरूई ढांचा गैर भारतीय और विशिष्ट वर्गोन्मुखी होने से असफल होना ही था। नेहरूई ढांचा क्यों असफल हुआ? नेहरूई ढांचा गैर भारतीय और विशिष्ट वर्गोन्मुखी था, इसलिए असफल हुआ। हमारी राज्य व्यवस्था व उसकी संस्थाएं जर्जर कर दी गई हैं। हमारे समाज के नैतिक अंतरात्र के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। हमारी शिक्षा पद्धति में गांधी अध्ययन का कोई विधान नहीं है। क्यों? प्रश्न है ये। सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, सत्याग्रह, समानता व श्रम रोटी, ये गांधी जी की मूल 6 संकल्पनाएं हैं। गांधी जी ने संपूर्ण मानव जीवन की चुनौती को समझा। उनकी संकल्पना इस अर्थ में द्वंद्वात्मक भी है कि इसमें व्यक्ति व समाज, सत्ता और आज़ादी, विशिष्ट वर्ग व जनसाधारण, संपत्ति और संपत्तिहीनता, श्रम और पूंजीपति के बीच निरंतर संघर्ष निहित है। इस बिंदु पर विवाद हो सकता है कि सेठी कहीं यहाँ अपना अर्थ तो आरोपित नहीं कर रहे हैं गांधी पर आगे जो वे कहते हैं वह ठीक ही लगता है। गांधी जी ने संपूर्ण मानव जीवन की चुनौती को समझा। उनकी संकल्पना इस अर्थ में द्वंद्वात्मक भी है कि इसमें व्यक्ति व समाज, सत्ता और आज़ादी, विशिष्ट वर्ग व जनसाधारण, संपत्ति और संपत्तिहीनता, श्रम और पूंजीपति के बीच निरंतर संघर्ष निहित है। गांधी जी की द्वंद्वात्मकता दो असाम्यों का संघर्ष नहीं थी, निश्चित आदर्श के प्रतिकूल द्वंद्वों और विरोधाभासों को सत्याग्रह व जनसंघर्षों द्वारा परिवर्तित करने का माध्यम थी। इसको पुनः पढ़ना चाहिए हमें और याद रखना चाहिए। गांधी जी की द्वंद्वात्मकता दो असाम्यों का संघर्ष नहीं थी, निश्चित आदर्श के प्रतिकूल द्वंद्वों व विरोधाभासों को सत्याग्रह व जनसंघर्षों द्वारा परिवर्तित करने का माध्यम थी। संपूर्ण क्रांति को गांधीवादी अंतर्वस्तु दें, क्योंकि मुझे और किसी विचारधारा में सार नज़र नहीं आता। अगला बिंदु है, भारतीय मार्क्सवादी अन्य मार्क्सवादियों से अलग नहीं बन पाए। उनके लिए भी अब जो रास्ता हो सकता है वह गांधी जी से ही होकर गुजरता है। न तो रूस न ही चीन का रास्ता हमारे लिए अनुकूल है। बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय मार्क्सवादी अन्य मार्क्सवादियों से अलग नहीं बन पाए। उनके लिए भी अब जो रास्ता हो सकता है वह गांधी जी से ही होकर गुजरता है। न तो रूस न ही चीन का रास्ता हमारे लिए अनुकूल है। ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी नज़र में अपनी अंतरात्मा के सामने जो कुछ है वैसे ही दूसरों को क्यों नहीं भासते? चाहे हम अपने तई कितने ही ईमानदार क्यों ना हो, दूसरा भी हमें अपनी ही अनुमान, अपनी ही प्रत्याशाओं, अपनी ही अभिलाषाओं के हिसाब से ग्रहण करता है। जैसे हम अपने को दे रहे हैं वैसे नहीं। मगन भाई प्रभुदास देसाई की लिखी पुस्तक राम मोहन राय से गांधी तक पढ़ गया हूँ। कुछ बातें पता नहीं थीं, पहली बार इसमें देखी, कुछ नए सिरे से विचार को उकसाने वाली लगीं। इसके बिंदु उन्होंने बताए हैं। राम मोहन राय से गांधी जी तक मगन भाई प्रभुदास देसाई ने लिखी है। 1924 से 25 में
सकलतवाला की कोशिश गांधी जी को साम्यवादी दल की ओर आकृष्ट करने की। गांधी जी ने साफ जवाब दे दिया, मेरी नीति मौलिक रूप से साम्यवाद से भिन्न है। समाजवादी पार्टी का जन्म, जिसने 1948 तक कांग्रेस में रहकर काम किया। 1936 में कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू ने कहा, कौमी सवाल और मंदिर प्रवेश मूलतः आर्थिक सवाल हैं, उसी ढंग से उन पर विचार अपेक्षित। नेहरू मार्क्सवाद से प्रभावित होकर ये बातें कर रहे थे। इस तरह हरिजन, मुसलमान और राजे रजवाड़े तीनों वर्ग एक दूसरे के विरुद्ध खड़े कर दिए गए। स्क्रिप्स प्रस्ताव, भविष्य में भुनने वाला गैर मियादी चेक। गांधी जी के कथनानुसार, मेरी शंका, मगर अरविंद ने इसे स्वीकार लेने का संदेश भेजा था। क्यों, कौन सही था अंततः? अंग्रेजी राज में मुसलमानों ने अपनी राजनीति में दंगों का एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया। औरंगजेब के ज़माने की इस्लाम की इज्जत को कायदे आज़म ने फिर कायम किया। इस देश के मुसलमान इसके लिए सदा उनके एहसानमंद होंगे। मोहम्मद शब्बीर उस्मानी ने कहा है। जीर्णोदयवादी हिंदू राजनीतिज्ञ हिंदू राज्य की बात करते हैं। राजपूतों मराठों के काल के संकीर्ण हिंदू धर्म से प्रेरणा लेकर, पर इतिहास बताता है हिंदू धर्म की इस जीवन दृष्टि ने अंत में देश को गुलाम बनाया। यह एकता प्रेरक या प्रगतिशील सिद्ध नहीं हुई। गांधी ने हिंदू धर्म की प्राचीन विशालता को जीवित किया, प्रत्यक्ष जीवन व्यवहार में सिखाया। हिंदू धर्म सनातन शक्ति है। 30 जनवरी भारतीय धर्म के नवयुग का आरंभ है। गांधी ने हिंदू धर्म को प्राचीन विशालता को जीवित किया, प्रत्यक्ष जीवन व्यवहार में सिखाया। हिंदू धर्म की सनातन शक्ति है। आज बापू की पुण्यतिथि है। पिछले कई दिनों से मैं बापू के पत्र मीरा के नाम पढ़ता रहा हूँ। यह पुस्तक मुझे एक अंतरंग दस्तावेज की तरह लगती है। गांधी जी के स्वभाव और व्यक्तित्व को समझने की दृष्टि से मन हो रहा है इसमें से कुछ बातें सूक्तियों की तरह आपके सामने रख सहेज लूँ। कौन सी पुस्तक की बातें चल रही हैं? बापू के पत्र मीरा के नाम। इसकी कुछ बातें महत्वपूर्ण। 4 दिसंबर सन 1925 के पत्र में वे लिख रहे हैं, यह थोड़े दिन का वियोग उस लंबे वियोग की तैयारी जिसे मृत्यु लाती है। असल में यह वियोग ऊपरी है। मृत्यु से हम ज़्यादा नज़दीक आते हैं। क्या शरीर बाधा नहीं है? यद्यपि वह परिचय साधन भी है। जिस चीज़ को लेने की हमें ज़रूरत या इच्छा ना हो, उसका स्वाद हमें क्यों जानना चाहिए? क्या तुम्हें मालूम है, हर तरह से पापाचरण को उचित ठहराने के लिए यही दलील दी जाती रही है। वर्जित सेब का किस्सा। तुम्हें शरीर से मोह हरगिज ना होना चाहिए। शरीर रहित आत्मा शरीरबद्ध दुर्बल जीवात्मा से अधिक है, जिसके साथ शरीर की सारी मर्यादाएं लगी हैं। शरीर रहित आत्मा संपूर्ण है, उसी की हमें आवश्यकता है। बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर रहित आत्मा संपूर्ण है, उसी की हमें आवश्यकता है। धार्मिक भावना की सच्ची कसौटी थोड़ा बहुत ठीक से ज़्यादा ठीक चुन सकना। आलोचना के अधिकार के लिए हमें स्पष्ट समझ और पूरी सहिष्णु की प्रेम शक्ति चाहिए। जो चाहिए सब मिल जाए तो हमारी श्रद्धा का मतलब क्या है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है। जो चाहिए सब मिल जाए तो हमारी श्रद्धा का मतलब क्या है? कोई जालिम ऐसा नहीं हुआ जिसे दूसरों की दिए कष्ट का मूल्य न चुकाना पड़ा हो। किसी प्रेमी ने कभी पीड़ा पहुंचाकर उससे कम पीड़ा नहीं सही। यही मेरा हाल है। दिमाग की मानी हुई सच्चाई को फौरन दिल में उतार लेना चाहिए, नहीं तो वह बेकार जाती है और मवाद बनकर शरीर को विषाक्त कर देती है। सूर्य को थकावट क्यों नहीं? हम यह क्यों समझें कि उसे आज़ादी नहीं, वह जड़ है और हमें आज़ादी है। हम स्वयं शून्य बन जाएं, अपने को उसकी मर्जी पर छोड़ दें। हिंदू जितना अपने धर्म के बारे में आजकल सोच रहे हैं, उतना पहले कभी नहीं सोचते थे। तारों के साथ सीधा संपर्क निहायत ज़रूरी है। खुले में सो, सहमत ना हो पाने से पीड़न करके अपनी विचार शक्ति को निकम्मी मत बनाओ। मैं और शून्य को पास पास रखकर सोचोगी तो तुम्हें दो चिन्हों में जीवन की सारी समस्या समाई दिखाई देगी। जायसी, मुझे लगता है हिंदी आलोचना के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। शाही
शाही जी के मुख्य सूत्र जो इसमें उभरते हैं यूं हैं। तटस्थ उदारता की दृष्टि ही जायसी की वास्तविक दृष्टि है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। तटस्थ उदारता की दृष्टि ही जायसी की वास्तविक दृष्टि है। भाषा प्रयोग को लेकर जायसी के युग में मनुष्य की आंतरिकता को व्यंजित करने वाले यही बौद्धिक मुहावरे थे और उन्होंने इनका पारिभाषिक नहीं भावनात्मक उपयोग किया। जिस तरह गे ने मनोविश्लेषण का या प्रेमचंद ने वर्गों का। पद्मावती को आध्यात्मिक प्रतीक का दर्जा देना न कथा प्रबंध का अभीष्ट है न जायसी की असली तलाश। अब तक की आलोचना में पद्मावती की खोज ने आलोचकों को पद्मावत की खोज से विमुख ही किया है। काव्यकृति जिसने इतिहास को जन्म दिया, यह क्षमता उसके संपूर्ण अर्थपुंज का महत्वपूर्ण अंश है। जायसी ने ट्रेजेडी का दर्शन दिया। अपने समाज में व्याप्त सत्ता संघर्ष में हिंदू मुस्लिम संघर्ष के बाद सचमुच एक भारतीय हृदय एक समाज बन सकेगा या नहीं, यह मथने वाला प्रश्न जायसी यानी 16वीं सदी के सामने है। लोहिया के हवाले से देसी परदेशी के संघर्ष को प्रमुखता दी है शाही ने। लोहिया के हवाले से देशी परदेशी के संघर्ष को प्रमुखता दी है शाही ने। ये शाही कौन थे? विजय देवनारायण शाही थे। सारे संघर्ष के बीच उस निर्मल भाव प्रेम की तलाश कर रहे थे जायसी। जितना मन का यूटोपिया सिंघल द्वीप उतनी वीरानगी, जितना प्रेम उतना युद्ध। अल्लाह प्रेम के ज्ञान को इतिहास के चक्के पर चढ़ाने की चुनौती। पर इसका क्या अर्थ है कि जायसी को साधना की नहीं प्रातिभ आंतरिकता की तलाश थी? खुसरो के द्वैत से जायसी को अलग करते हैं शाही कि उन्होंने इस यूटोपिया को इतिहास के बीचों बीच ला खड़ा किया। यह जो संधि स्थल सिंघल द्वीप और इतिहास का जायसी ने देखा वह फिर किसी ने नहीं देखा। अपने ट्रैजिक विजन में अकेले हैं जायसी। हर विचार, चाहे वह तथाकथित भीतर से उपजे चाहे तथाकथित बाहर से, मन और बुद्धि के संतुलन को फिर से डगमगा देता है। स्वराज इन आइडियाज़ शीर्षक प्रख्यात दर्शन शास्त्री केसी भट्टाचार्य के सन 1928 में दिए गए अत्यंत विचारोत्तेजक व्याख्यान की साइक्लो स्टाइल्ड प्रति निर्मल जी मुझे दे गए हैं। उनका आग्रह है कि मैं प्रोफेसर के शाह के फिलोसॉफिकल जर्नल के लिए इस पर समीक्षात्मक टिप्पणी अवश्य लिखूं। व्याख्यान अंग्रेजी में दिया गया। हिंदी अनुवाद में उसके कुछ मुद्दे यूँ होंगे। सांस्कृतिक गुलामी अचेतन स्तरों पर हमें जकड़े रहती है। जिस दबाव या अंकुश के प्रति हम सचेत होते हैं उसे हम प्रतिरोध दे सकते हैं, झेल सकते हैं। उसके बावजूद अपने अंतःकरण में मुक्त रह सकते हैं। किंतु सांस्कृतिक रूप से पराधीन व्यक्ति को अपनी परवशता का होश ही नहीं होता, तो क्या खाकर वह उसका प्रतिकार करेगा और कैसे? यह सांस्कृतिक परवशता तब उपजती है जब विचारों भावनाओं का हमारा पारस्परिक सांचा बगैर किसी स्पर्धा या तुलना के एक विदेशी विजातीय सांचे द्वारा पूरी तरह विस्थापित और अतिक्रमित कर दिया जाता है। यह विजातीय संस्कृति तब हमसे एक प्रेत की तरह चिपट जाती है। इस प्रेत बाधा से जब हम अपने को पूरी तरह मुक्त कर लेते हैं तब हमें फिर से नया जन्म लेने वाली जैसी अनुभूति होती है और वैचारिक स्वराज से मेरा आशा यही प्रतिमुक्ति है। यह किसकी बात कर रहे हैं? स्वराज इन आइडियाज़ केसी भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई थी, जो कि निर्मल जी ने शाह जी को दिया था। इसका जो साइक्लो स्टाइल्ड प्रति है इसको पढ़ने के लिए बोला था और इसके ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए बोला था, तो इसके अंश उन्होंने साझा किए हैं। सारा हमारा शिक्षा तंत्र ही इस समय ऐसा है कि पाश्चात्य संस्कृति ही हमारे भीतर सबसे पहले पैठ बच जाती है। हम अपनी प्राचीन संस्कृति को हम इस तरह आत्मसात नहीं करते, महज कुतूहल की तरह उसमें ताक झांक भर करते हैं। हमारे शिक्षित लोग वैसा कतई नहीं सोचते महसूसते जैसा उन्हें अपनी प्राचीन संस्कृति के निरंतर संपर्क में सोचना महसूसना चाहिए। वे इस संपर्क के फलस्वरूप अपनी स्वयं की आत्मा का आविष्कार कर रहे हैं। अगला बिंदु है
पाश्चात्य संस्कृति हम पर लादी तो गई, किंतु हमने खुद भी उसकी चाहना और मांग की थी। उसे हमने खुली आंखों, खुले होशो-हवास से आत्मसात नहीं किया अपनी परंपरागत भारतीय बुद्धि के जरिए। वह हमारा परंपरागत मन हम शिक्षित भारतीयों की पहुंच से बाहर हमारी चेतना के अचेतन स्तरों में डूबा है। अब वह सिर्फ हमारे कुछ पारिवारिक धार्मिक रीति रिवाजों अनुष्ठानों में ही सक्रिय होता है, पर उन अनुष्ठानों संस्कारों का भी कोई जीवंत अभिप्राय हमारे भीतर नहीं धड़कता। अब अपनी ही विरासत के साथ हमारे रिश्ते का यह हाल है, तो जो हम पर आरोपित की गई है उस संस्कृति के जीवंत आत्मसात्करण का प्रश्न ही नहीं कहाँ उठता है। अगला बिंदु, तथापि ये विजातीय और आरोपित विचार हमारे भीतर घुसपैठ कर एक तरह की आत्महीन विचार प्रक्रिया को तो उकसा ही देते हैं, जो सचमुच के मस्तिष्क का तरह काम करता दिखता है, पर उससे वास्तविक सृजनात्मक आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है। ऐसी अवस्था में हम अपने ऊपर अपने बारे में पश्चिमी संस्कृति के पूर्वग्रह प्रेरित फैसलों को ज्यों का त्यों कबूल कर लेते और उन्हीं को दोहराने लगते हैं, या फिर हमारी प्रतिक्रिया नापुंसक नाराजगी की होती है, क्योंकि हम में सचमुच के आत्मालोचन की अपनी वास्तविक स्थिति की सम्यक आकलन की क्षमता ही नहीं है। अगला बिंदु है, हमारी राजनीति को देख लो, शक्ति का कोई परसेप्शन नहीं। हमारे समाज सुधारकों ने क्या सचमुच कभी इसकी जांच पड़ताल की है कि पश्चिम के सामाजिक सिद्धांत क्या सचमुच ऐसे सर्वव्यापी और सार्वभौम सत्य हैं कि आंख मूंदकर अपने यहाँ लागू किया जा सके? हम चाहे निर्विचार रूढ़िवाद अपनाएं, चाहे काल्पनिक प्रगतिवाद, दोनों ही मुद्राएं हमारी नकलची मुद्राएं होती हैं, क्योंकि दोनों जगह हम पश्चिम का ही मुंह ताकते हैं। विद्वता के क्षेत्र में मैं पूछता हूँ, क्या हमने पश्चिमी साहित्य अथवा चिंतन का एक भी ऐसा मूल्यांकन प्रस्तुत किया है जिसे हम भारतीय कसौटियों पर कसा गया मूल्यांकन कह सकें? दर्शन में भी कोई संश्लेषण नहीं दिखता, एक भी उदाहरण नहीं जिसे हम भारतीय दृष्टिकोण से किया गया पाश्चात्य दार्शनिक विचारधाराओं का आकलन कह सकें, जबकि असली चुनौती तो यही थी, भारत की आत्मा की खोज की, उसके प्राचीन स्वरूप, इस अधुनातन स्वरूप के बीच कोई एक अविच्छिन्न सातत्य की प्रामाणिक पहचान उपलब्ध करने की बेशक महाप्राण प्रतिभा इस भारतीय आत्मा को उद्घाटित कर सकती है, किंतु यह तो अंततः दर्शन की ही जिम्मेदारी होती है कि तर्कसंगत पद्धति से उसे खोज कर प्रस्तुत करे। हमारा वास्तविक माइंड एक ऐसे शैडो माइंड द्वारा बेदखल किया गया है जिसकी कोई जड़ नहीं, न हमारे अतीत में न वास्तविक वर्तमान में। अब चूंकि इस प्राचीन जातीय चित्त को न तो पूरी तरह पाताल में धकेला जा सकता है, न तो उसकी बाहर से लादी गई सतह है वही उपजाऊ और असरदार ढंग से काम कर सकती है। अतः इस स्थिति के दुष्परिणाम प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। हर जगह मतिभ्रम फैला हुआ है और विचारों का हर क्षेत्र वर्ण संकरता और बांझपन का शिकार हो गया है। यह मानसिक गुलामी खंजर की तरह हमारी आत्मा तक धंस गई है। सबूत चाहिए तो देशी भाषा और अंग्रेजी का घालमेल भी देख लीजिए। सांस्कृतिक विचारों को व्यक्त करना ही हमारे लिए दुस्साध्य हो गया है। प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट रूपाकार संरचना होती है, जो उस संस्कृति द्वारा प्रस्तुत हर जीवंत विचार और आदर्श में प्रतिबिंबित होती है। अनिवार्यता बहुत महत्वपूर्ण कथन है। प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट रूपाकार संरचना होती है, जो उस संस्कृति द्वारा प्रस्तुत हर जीवंत विचार और आदर्श में प्रतिबिंबित होती है। अनिवार्यता जीवन का अर्थ ही है बदलती हुई जगत गति और परिवर्तमान आदर्शों के साथ तालमेल बैठाते चलना। किंतु इसके लिए पहले यह अनिवार्य है कि हम इस प्रक्रिया और पद्धति के बारे में पूरी तरह स्पष्ट हों। यहाँ पैबंदों से काम नहीं चलाया जा सकता। इस स्मृतिभ्रम का तत्काल निवारण जरूरी है। इसे एक सुनिश्चित टकराव और संघर्ष में परिणत होना होगा। हमें इस घालमेल से उभरना ही होगा। सच्चा संघर्ष तभी संभव है जब हम अपने प्रतिमानों के बारे में गंभीर हों। पाश्चात्य प्रतिमानों के साथ अपने स्वदेशी प्रतिमानों का संश्लेषण करना हर जगह जरूरी नहीं। जहाँ वह जरूरी लगे वहाँ भी प्रक्रिया यह होनी चाहिए कि पाश्चात्य प्रतिमानों का अनुकूलन समायोजन हमारे प्रतिमानों के आधार पर हो, न कि इसके उलट।
अगला बिंदु है विश्ववाद के पक्ष में तर्क किसी भी समुदाय और यहाँ तक कि मानव जाति की ही प्रगति कुछ आदर्शों के क्रमिक सरलीकरण और एकीकरण का प्रतिफल होती है। बुद्धिवाद का सर्वसामान्य तर्क बुद्धि का भी अभ्युदय यही होता है। यह प्रक्रिया दो दिशाएं ले सकती है। पहली दिशा जिसमें तर्क संगति का उदय आत्मसंघर्ष की सुदीर्घ प्रक्रिया के भीतर से होता है। यहाँ बुद्धिवाद श्रद्धा का विलोम नहीं बल्कि श्रद्धा के से ही प्रेरित परिचालित होता है। यह महत्वपूर्ण कथन है। यहाँ बुद्धिवाद श्रद्धा का विलोम नहीं बल्कि श्रद्धा से ही प्रेरित परिचालित होता है। यह श्रद्धा पारंपरिक संस्थाओं के प्रति होती है जिनके माध्यम से भावनाएं पारदर्शी आदर्शों के रूप में गहराती हैं। इसके विपरीत दिशा यह है जिसमें यह सरलीकरण एक सतही और बिना जोखिम के निखरी निहायती कामचलाऊ यांत्रिक समझ द्वारा किया जाता है। कुछ विदेशी आदर्श हमारे अपने आदर्शों से साम्य रखते हैं। वे विजातीय मुहावरे में अभिव्यक्त वैकल्पिक प्रतिमानों की तरह हमें भा सकते हैं, पर उस मुहावरे को हम अपने धार्मिक प्रतीकों की तरह नहीं महसूस करते। दूसरी ओर वे विदेशी आदर्श होते हैं जो हमारी परिस्थिति पर कदापि लागू नहीं होते हैं। यहीं पर हमें संकीर्ण राष्ट्रवाद से मिथ्या देवशाभिमान से ऊपर उठने की ज़रूरत होती है। यदि सचमुच कोई आदर्श हमारे अपने पारंपरिक आदर्शों के ही एक सरलतर और गहनतर प्राकट्य की तरह हमें अनुभव होता है तो उसे महज इसलिए स्वीकार करने से इनकार करना कि वह विदेशी धरती में उपजा था गलत होगा। अंतिम बिंदु है इस किताब का, तर्क अथवा धर्म की सार्वभौमता की दुहाई देना ठीक नहीं। सार्वभौम केवल स्पिरिट है। हमारे अपने आदर्शों के प्रति निष्ठा और दूसरे आदर्शों के प्रति एक उदार खुलापन नई श्रद्धा को उपलब्ध करने का एकमात्र मार्ग पुरानी श्रद्धा को गहरा करने की क्रिया से ही गुजरता है। नई श्रद्धा को उपलब्ध करने का एकमात्र मार्ग पुरानी श्रद्धा को गहरा करने की क्रिया से ही गुजरता है। यह धारणा बेबुनियाद है कि आध्यात्मिक जगत में प्रगति का अर्थ एक तटस्थ तर्क बुद्धि द्वारा प्राचीन ईश्वर और नए ईश्वर के बीच निर्णायक तौर पर चुनाव कर लेना होता है। तो मित्रों, यह थी अकेला मेला जो कि लिखी गई है हमारे बहुत मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर रमेश चंद्र शाह के द्वारा। यह किताब आपको कैसी लगी, इसे पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसमें आपको बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे, बहुत सारी किताबों के बारे में मिलेगा। अतः इसको आप पढ़ें, इसको सुनें और आपको कैसा लगा यह ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।